भवदीय माता हरि। पूर्व में उसे उसके माता पिता के रखे नाम से जाना जाता था, मार्गरेथा जेले। फिर उसे दबाव में शादी के बाद का नाम अपनाना पड़ा, मैडम मैकलायड। अंततः जर्मन लोगों के विश्वास दिलाने पर और 20,000 फ्रैंक की मामूली रकम के लिए वो सब दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर में नाम H21 लिखने लगे। भाग 3। पेरिस 14 अक्टूबर 1917। प्रिय माता हरि, हालांकि तुम्हें अभी इसकी जानकारी नहीं है किंतु राष्ट्रपति द्वारा तुम्हारी माफ़ी की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई है, इसलिए कल सुबह सुबह तुमसे मिलने जाऊंगा और यही हमारी अंतिम मुलाकात होगी। अभी मेरे सामने 11 घंटे का समय है और मैं जानता हूँ कि आज रात मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ, जिसे वो व्यक्ति कभी ना पढ़ सकेगा जिसके लिए यह लिखा जा रहा है। पर मेरा इरादा इसे जांच के अंतिम सबूत के तौर पर अदालत के सामने पेश करने का है। यूँ तो कानूनी नज़रिए से शायद यह बिल्कुल बेकार ही हो, पर मुझे आशा है कि आपने जिंदा रहते मैं कम से कम तुम्हारी प्रतिष्ठा फिर से स्थापित कर सकूंगा। मेरा इरादा इस बचाव से अपनी अयोग्यता साबित करने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं दरअसल वो बेकार वकील नहीं हूँ जिस तरह का दोष तुमने अपने कई पात्रों में मुझ पर लगाया है। मैं तो बस एक बार फिर जीना चाहता हूँ, फिर चाहे सिर्फ इसीलिए कि मैं स्वयं को उस पाप से मुक्त कर सकूँगा जो मैंने कभी किया ही नहीं। मेरे पिछले कई महीनों की अग्नि परीक्षा, इस परीक्षा को मैंने अकेले नहीं जिया है। मैं तो हर संभव तरीके से उस औरत को बचाने का प्रयत्न कर रहा था जिसे मैं कभी प्यार करता था, हालांकि मैंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। यह वो परीक्षा है जिसे पूरा देश जी रहा है। इन दिनों देश में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसने युद्ध के मोर्चे पर अपना बेटा न खोया हो, और इस वजह से हम अत्याचार करते हैं जिनकी अपने देश में हो सकने की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे इस पत्र के लिखते समय भी यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर कोई 200 किलोमीटर की दूरी पर कई युद्ध लड़े जा रहे हैं जिनका कोई अंत नहीं है। सबसे बड़े और खूनी युद्ध की शुरुआत हमारी नादानी की वजह से हुई। हमने सोचा कि 2 लाख सैनिक उन 10 लाख जर्मन सैनिकों को हराने में सफल रहेंगे जो टैंकों और भारी भरकम तोपों लिए हमारी राजधानी की तरफ बढ़ रहे थे। उनका बहादुरी से सामना करने के बाद भी, भारी रक्तपात के बाद भी और हजारों घायलों और बढ़ती हुई लाशों के बाद भी युद्ध के मोर्चे पर स्थित ठीक वैसे ही जैसी 1914 में थी, जब जर्मन ने युद्ध की स्थिति पैदा करने की शुरुआत की थी। प्रिय माता हरि, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी कि तुमने सही काम करने के लिए गलत आदमी को चुना। जॉर्जेस लड़ाओ, जवाबी जासूसी का मुखिया, जिसने तुम्हारे पेरिस लौटते ही तुमसे संपर्क किया, वो सरकार के निशाने पर था। वो उनमें से एक था जो ड्रेफुल मामले के उत्तरदायी थे। एक ऐसा अन्याय जो आज तक हमें लज्जित कर रहा है, एक निरपराध आदमी को अपराधी ठहराना और उसकी प्रतिष्ठा मिटाकर देश निकाला दे देना। जब लड़ाओ का मुखौटा उतरा तो उसने अपने क्रियाकलापों को यह कहते हुए उचित ठहराने का प्रयत्न किया कि उसका काम सिर्फ यह जानना नहीं है कि दुश्मन का अगला कदम क्या होगा, पर उसे अपने दोस्तों के हौसले को कम आंकने से रोकना भी है। उसने अपनी पदोन्नति का भी प्रयत्न किया, पर अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद वह द्वेष से भर गया। उसे बेहद जल्द एक ऐसे प्रसिद्ध मामले की तलाश थी जो सरकारी गिलारियों में एक बार फिर उसकी प्रतिष्ठा चमका दे, और इसके लिए एक प्रसिद्ध अभिनेत्री से अच्छा और कौन हो सकता था, जिसके अधिकारियों की बीवियां ईर्ष्या करती थी और कुलीना वर्ग के लोग घृणा, जो कुछ साल पहले तक उसे देवी की तरह पूजते थे। लोग सिर्फ वर्दून मारने और सोमे में हो रही मौतों के बारे में ही नहीं सोचते रह सकते। किसी भी तरह की जीत
से उनका ध्यान भटकाने की आवश्यकता होती है, और लाडाओ यह जानता था। जिस पल उसकी नज़र तुम पर पड़ी, उसने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। तुमसे हुई पहली मुलाकात के बारे में उसने अपने लेख में लिखा। वो मेरे दफ्तर में कुछ इस तरह दाखिल हुई जैसे किसी मंच पर दाखिल हो रही हो। पारंपरिक पोशाक में चलती हुई वो मुझे प्रभावित करने का प्रयत्न कर रही थी। मैंने उसे बैठने के लिए नहीं कहा, पर उसने एक कुर्सी खींची और मेरे डेस्क के सामने तसल्लीपूर्वक बैठ गई। यह बताने के बाद कि जर्मन राजदूत ने उसे क्या प्रस्ताव दिया था, उसने कहा कि वो फ्रांस के लिए काम करने को तैयार है। उसने मेरे उन एजेंट का मजाक भी उड़ाया जो उसका पीछा कर रहे थे, यह कहते हुए, क्या आपके नीचे बैठे मित्र मुझे अकेला छोड़ने की कृपा करेंगे? मैं जितनी बार होटल से बाहर जाती हूँ तो वो अंदर जाकर मेरे कमरे को उल्ट पुल्ट डाल देते हैं। मैं कॉफ़ी घर में जाऊँ तो वो पास की मेज़ पर जम जाते हैं। उनकी इस हरकत ने मेरे जाने कितने मित्रों को डरा दिया है, जिनसे मित्रता करने में मुझे बहुत समय लगा था। अब मेरे मित्र मेरे साथ दिखाई देना भी पसंद नहीं करते। मैंने उससे पूछा कि वो किस तरह देश की सेवा करना चाहती है। उसने ताना मारते हुए उत्तर दिया, पता है कैसे? जर्मन लोगों के लिए मैं H-21 हूँ। शायद फ्रांसीसियों को उनके लिए और भी अच्छा नाम चुनने की समझ हो, जो गुप्त तौर पर देश की सेवा करते हैं। मैंने उससे पूछा कि वो किस तरह जो गुप्त तौर पर देश की सेवा करते हैं। मैंने उसके इस ताने का उत्तर कुछ इस तरह से दिया कि मेरे शब्दों का दोहरा मतलब निकलता था। हम सब जानते हैं कि तुम्हारी प्रतिष्ठा कैसी है। तुम जो करती हो उसके दाम ऊंचे ही होते हैं। इस काम की कीमत बताओ। सब कुछ या कुछ भी नहीं, उसका उत्तर था। जैसे ही वो गई, मैंने अपने सचिव से माता हरी की फाइल भिजवाने को कहा। एकत्रित की गई जानकारियाँ, जिसमें जमा करने में लोगों के काम की अवधि के रूप में हमने बड़ी कीमत चुकाई थी, सब पढ़ने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उसे फांसा जा सके। स्पष्ट था कि यह औरत मेरे एजेंट से अधिक चालाक थी और बड़ी चालाकी से अपने खोटे कामों को छिपाने में सफल रही थी। दूसरे शब्दों में यह कि यूँ तो तुम अपराधी थी, पर तुम्हें अपराधी ठहराने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। एजेंट हर रोज़ अपनी रिपोर्ट जमा करवाते रहे हैं और वो फाइल में लगती रही। जब तुम अपने उस रूमी प्रेमी के साथ बिट्टेल गई थी, जो एक जर्मन हमले में मस्टर्ड गैस की वजह से अंधा हो गया था, तब जो रिपोर्ट दायर हुई वो बेतुकी से कम नहीं थी। होटल में लोग अक्सर उसे एक युद्ध में अपंग हुई आदमी के साथ देखते हैं, जो शायद उससे 20 साल के करीब कम उम्र का होगा। उसके उत्साह और चलने के अंदाज से प्रतीत होता है कि निसंदेह वो नशा करने की आदी है, शायद कोकीन या मॉर्फिन इस्तेमाल करती है। उसने होटल के एक मेहमान को बताया था कि वो डच शाही परिवार से है, दूसरे को बताया कि न्यूली में उसका एक आलीशान बंगला है। एक बार जब हम रात को खाना खाकर काम पर लौटे तो वो मुख्य हॉल में युवाओं के एक ग्रुप के लिए गाना गा रही थी, और हमें विश्वास है कि उसका बस एक लक्ष्य था, उन मासूम लड़के लड़कियों को भ्रष्ट करना, जो शायद तब तक जान चुके थे कि जो औरत उनके सामने है उसे वो पेरिस के मंच का सबसे बड़ा सितारा मानते थे। जब उसका प्रेमी मोर्चे पर लौटा तो वो 2 सप्ताह और बिट्टेल में रही। प्रतिदिन टहलने निकलती, दिन और रात में खाना अकेले ही खाती थी। किसी दुश्मन के एजेंट ने उससे मुलाकात की हो या हम जान नहीं सके, पर सोचने वाली बात यह है कि एक स्पा होटल में अकेला क्यों ठहरेगा जब तक कि उसका कोई संदिग्ध उद्देश्य ना हो। हालांकि दिन के 24 घंटे हमारी नज़र उस पर रहती थी, पर उसने हमारे निगरानी के दायरे से निकलने का रास्ता निकाल लिया होगा। और तब मेरी प्रिय माता हरी सबसे नीचे
नीच और घटिया आघात किया गया। तुम्हारा पीछा जर्मन भी कर रहे थे, जो शायद सावधान और चालाक थे। जिस दिन तुम कप्तान लैंडौ से मिली, वो उसी दिन समझ गए थे कि तुम्हारा इरादा दोहरा एजेंट बनने का है। तुम वहाँ बिट्टेल में टहल रही थी और उधर राजदूत क्रेमर, जिसने तुम्हें दी होंग में भर्ती किया था, वार्लिंग में कड़ी पूछताछ से गुजर रहा था। वो उससे उन 20,000 फ्रैंक के बारे में जानना चाहते थे कि उसने वो रकम किसी ऐसे पर क्यों खर्च की जिसका प्रारूप किसी पारंपरिक जासूस से बिल्कुल अलग था, जो आमतौर पर चुपचाप काम करते हैं और प्रिय नज़र ही नहीं आते। क्यों उसने एक प्रसिद्ध औरत को जर्मनी के युद्ध प्रयासों में सहायता के लिए बुलाया? क्या वो भी फ्रांसीसियों से मिला हुआ था? कैसे इतना समय बीत जाने पर भी एजेंट H-21 ने अब तक एक भी रिपोर्ट दायर नहीं की थी? यदा-कदा जब भी उससे कोई एजेंट मिलता था, अक्सर जन परिवहन में उसे किसी भी तरह की कम से कम एक जानकारी मांगे जाने पर वो एक मोहक मुस्कान के साथ कहती कि अब तक उसे कोई जानकारी नहीं मिली है। मैड्रिड में जब भी वो उस पत्र को पकड़ने में सफल रहे जो तुमने जवाबी जासूसी के प्रमुख उस निकम्मे लैंडौ को लिखा था, उस पत्र में तुमने विस्तारपूर्वक एक जर्मन उच्च अधिकारी से मुलाकात के बारे में लिखा है, जो उनकी निगरानी से बचते हुए तुम तक पहुंच पाया था। उसने पूछा, मुझे क्या जानकारी प्राप्त हुई थी, या मैंने अदृश्य स्याही से लिखा कोई संदेश भेजा था जो रास्ते में शायद कहीं गुम हो गया था। मैंने इनकार कर दिया। उसने मुझसे एक नाम जानना चाहा और मैंने कहा कि मैं अल्फ्रेड काइपर्ट के साथ सोई थी। फिर गुस्से में वो मुझ पर यह कहते हुए चिल्लाया कि मैं किसके साथ सोई हूँ यह जानने में उसे कोई रुचि नहीं है, वरना उसे अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों, जर्मन, डच और रूसी पुरुषों के नाम दर्ज करने में कई पन्ने ही पन्ने भरने पड़ेंगे। मैंने उसके शब्दों के हमले को अनदेखा कर दिया। फिर वो शांत हो गया और मुझे एक सिगरेट पेश की। मैं अपनी टांगों में कामुक अंदाज से खेलने लगे, यह सोचकर कि वो एक औरत के सामने है जिसका दिमाग मटर के दाने जितना छोटा है। वो पकने लगा। अपने व्यवहार के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मैं थक गया हूँ। मुझे अपना सारा ध्यान जर्मनों और तुर्कियों द्वारा भेजे जा रहे गोला बारूद के पहुँचने पर देना है, जो मोरक्को के तट पर भेजा जा रहा है। इसके अलावा मैंने उसे वो 5,000 फ्रैंक मांगे जो क्रेमर पर बकाए थे। उसने कहा कि ऐसा करना उसके अधिकार में नहीं है, पर वो दी हैग के जर्मन दूतावास से मामला संभालने के लिए कह देगा। हम अपना उधार हमेशा चुकाते हैं, उसने कहा। जर्मन लोगों की शंका आखिरकार पक्की हो गई थी। हम नहीं जानते कि राजदूत क्रेमर का क्या हुआ, लेकिन माता हरी अवश्य ही एक दोहरी एजेंट थी जिसने तब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं पहुंचाई थी। आईफिल टावर के ऊपर हमारी एक रेडियो निगरानी चौकी है, लेकिन जो भी सूचना अदली बदली जाती है वो कोड के रूप में होती है, जिसे पढ़ पाना असंभव है। लैंडौ ने उनकी सारी रिपोर्ट पढ़ी, पर शायद विश्वास किसी बात पर नहीं किया। मुझे कभी यह पता नहीं लग सका कि उसने गोला बारूद के आने की जानकारी की पड़ताल करने के लिए किसी को मोरक्को भेजा या नहीं। पर अचानक एक टेलीग्राम मैड्रिड में वार्लिन भेजा गया, जो उस कोड भाषा में था जिसके बारे में वो जानते थे कि फ्रांसीसी पहले ही उस कोड को तोड़ चुके थे, और वो टेलीग्राम अभियोग पक्ष का प्रमुख सबूत बन गया, जबकि उसमें तुम्हारे कोड नाम के अलावा तुम्हारे बारे में कुछ नहीं लिखा था। एजेंट H-21 को मोरक्को के तट पर पहुंचाने वाली पनडुब्बी के बारे में बताया गया और उसे गोला बारूद को मरने तक पहुंचाने में सहयोग देने का निर्देश दिया गया है। वो पेरिस के लिए निकली है, जहां वो कल पहुंचेगी। लैंडौ के पास अब वो सारे सबूत थे जिनसे वो तुम्हें फंसा सकता था, पर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था जो मान लेता कि एक मामूली टेलीग्राम फौजी
कचहरी को तुम्हारे अपराध होने का विश्वास दिला सकता था, विशेषकर जब ड्रोफुस का मामला अभी तक सबके दिमाग में ताज़ा था। एक निरपराध आदमी को एक लिखे हुए कागज़ के आधार पर सज़ा दे दी गई, जिस पर ना तो कोई तिथि लिखी थी और ना ही किसी के हस्ताक्षर थे। इसलिए दूसरे फंदों की आवश्यकता पड़ने वाली थी। वो क्या था जिसने मेरे बचाव को लगभग बेकार कर दिया था? जजों, गवाहों और आरोप लगाने वालों ने तो पहले से ही तुम्हें लेकर अपनी राय बना रखी थी। अलावा इनके तुमने भी कुछ विशेषकर सहायता नहीं की। मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता, मगर पेरिस आने के बाद से झूठ बोलने की तुम्हारी प्रवृत्ति की वजह से मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया तुम्हारा हर बयान शंका के दायरे में आ गया। अभियोग पक्ष ने अदालत के सामने ठोस जानकारियां रखीं, जिनसे यह साबित होता था कि ना तो तुम डच ईस्ट इंडीज़ में पैदा हुई थी, ना ही इंडोनेशिया के पुरोहितों ने तुम्हें शिक्षा दी थी, और ना ही तुम अविवाहित हो। इसके अलावा तुमने अपने पासपोर्ट में छेड़खानी कर अपनी जन्म की तारीख बदली है, जिससे कि तुम स्वयं को कम उम्र बता सको। शांति की परिस्थिति होती तो इनमें से किसी बात का महत्व नहीं होता, मगर हवा से आती बमों के धमाकों की आवाज़ फौजी कचहरी के अंदर अभी से सुनाई दे रही थी। इसलिए हर बार जब मैं कुछ इस तरह का तर्क पेश करता कि उसने यहाँ पहुँचते ही लड़ाऊ से मुलाकात करनी चाहिए थी, तब वो यह उत्तर देकर विरोध करता था कि तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ उससे और रुपया ऐंठना और उसे अपनी सुंदरता के जाल में फंसाना हुआ करता था। यह उस अक्खड़पन को दिखाना है जिसे माफ़ी के लायक नहीं समझा जाता, और तुमसे कद में आधा और वजन में दुगना कफ्तान तुम्हें इसी के लायक मानता था। उसे लगता था कि तुम उसे जर्मनों के हाथ की कठपुतली में बदल देना चाहती हो। तुम्हारी इस इच्छा को मजबूती से साबित करने के लिए उसने जेपलिन हमले का मामला अदालत के सामने रखा। हमला जो तुम्हारे पेरिस पहुंचने से पहले हुआ था और दुश्मन की नाकामी साबित हुआ था, क्योंकि उसने किसी भी सामरिक महत्व के स्थान को निशाना नहीं बनाया था, मगर लड़ाऊ के लिए तो वो एक ऐसा सबूत था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। तुम सुंदर थी, दुनिया भर में प्रसिद्ध थी, सदैव ईर्ष्या का पात्र रही, हालांकि कभी सम्मान योग्य नहीं समझी गई। तुम्हारा यही रूप उन संगति हॉलों में नज़र आता था जहाँ तुम प्रदर्शन किया करती थी। झूठे लोग जो भी मैं उनके बारे में जानता हूँ, प्रिय वो हुआ करते हैं जो प्रसिद्ध और पहचान की खोज में रहते हैं। कभी सच से उनका सामना हो भी जाए तो भी बच निकलने का रास्ता हमेशा निकाल लेते हैं। बड़ी निष्ठुरता से जो अभी कहा उसे दोहराकर या फिर आरोप लगाने वाले पर ही झूठ बोलने का दोष लगाकर मैं समझ सकता हूँ कि क्यों तुम अपने बारे में कमाल की कहानियाँ गढ़ना चाहते थे। या तो वजह तुम्हारी असुरक्षा की भावना थी, या तुम्हारी वो स्पष्ट नज़र आने वाली इच्छा जो हर कीमत पर प्यार पाना चाहते थे। मैं समझ सकता हूँ कि काम निकलवाने के लिए इतने सारे पुरुषों का चालाकी से इस्तेमाल करना, जो स्वयं भी एक कला में माहिर थे, आसान नहीं रहा होगा, और इसके लिए थोड़ी बहुत भ्रमित करने वाली कल्पना की आवश्यकता तुम्हें अवश्य पड़ी होगी। यह मापी के योग्य नहीं है, पर यही सच्चाई है, और इसने ही तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया जहाँ आज तुम हो। मैंने सुना है कि तुम कहा करती थी कि तुम केशर के बेटे राजकुमार बी के साथ सोई थी। जर्मनी में मेरी जान पहचान के जितने भी लोग हैं, सबका यही कहना था कि तुम उस महल के 100 किलोमीटर के दायरे तक भी कभी नहीं गई जहाँ राजकुमार युद्ध के दौरान रहते थे। तुमने यह डींग भी मारी थी कि तुम जर्मन उच्चायोग में बहुत से लोगों को जानती हो। यह तुमने इतनी ऊंची आवाज़ में कहा था ताकि सबके कानों तक यह बात पहुंच जाए
मेरी प्रिय माता हरी, कौन सा अक्लमंद जासूस इतनी निडरता से दुश्मन के सामने ऐसी बातों का वर्णन करता है? मगर उस दौरान जब तुम्हारी प्रतिष्ठा गिर रही थी, तुम्हारी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की इच्छा ने मामलों को और अधिक बिगाड़ दिया। जब तुम कटघरे में थी तो झूठ उन लोगों ने बोला, मगर मैं उसका बचाव कर रहा था। वो सार्वजनिक रूप से बदनाम थे। शुरुआत से ही अभियोग पक्ष ने तुम पर जो आरोप दायर किए वो बकवास थे। उन्होंने तुम्हारे बताए सच को अपने बनाए झूठ से मिलाकर आरोप तैयार किए थे। यह जानने के बाद कि तुम कठिनाई से घिर चुकी हो, तुमने मुझे अपना वकील मुकर्रर किया और जो दस्तावेज अभियोग पक्ष ने मुझे भेजे उनमें लिखे आरोप पढ़कर मैं सन्न रह गया। उनमें से कुछ आरोप ऐसे थे: जेली मैकलायड जर्मन जासूसी सेवा के लिए काम करती हैं, जहां उसे H-21 के नाम से जाना जाता है। सच है। दूसरा, वह युद्ध के हालात पैदा होने के बाद 2 बार फ्रांस गईं, स्पष्ट है अपने सलाहकारों के आदेश पर, ताकि दुश्मन के लिए गुप्त जानकारी प्राप्त कर सके। 24 घंटे लड़ाऊ के आदमी तुम्हारा साये की तरह पीछा कर रहे थे। तुम ऐसा कैसे कर सकती थी? तीसरा, दूसरी बार फ्रांस आने के दौरान उसने फ्रांस की जासूसी एजेंसी को अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव किया, जबकि असल में, जैसा बाद में साबित हुआ, उसने जर्मन जासूसों से सारी जानकारियां साझा की थी। यहाँ 2 गलतियाँ हैं। तुमने दी हैंग से टेलीफोन पर मुलाकात तय की। यह मुलाकात तुम्हारी पहली बार फ्रांस आने पर लड़ाऊ से हुई, और तुमने जर्मन जासूसों से गुप्त जानकारी साझा की। इसका रत्ती भर सबूत भी पेश नहीं किया गया। चौथा, वो जर्मनी लौटी तो इस बहाने कि उसे वहाँ से अपने कपड़े लेने हैं जो वो वहाँ छोड़ आई थीं, लेकिन जब वो लौटी तो उसके पास कुछ नहीं था और ब्रिटिश जासूसी एजेंसी ने उसे जासूस के आरोप में बंदी बना लिया। वो इस बात पर अड़ी रहीं कि कप्तान लड़ाऊ से संपर्क किया जाए, मगर लड़ाऊ ने उसकी पहचान की पुष्टि करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके विरुद्ध ना कोई तर्क था, ना ही कोई सबूत। तो उसे छोड़ दिया गया और स्पेन रवाना कर दिया गया, जहां हमारे लोगों ने देखा कि वो तुरंत जर्मन दूतावास जा पहुंची। सच है। पांचवा, अपने पास गुप्त जानकारी होने के बहाने वो शीघ्र ही इसके बाद मैड्रिड में फ्रांस के दूतावास जा पहुंची। उसने बताया कि उसके पास दुश्मनों के लिए पहुंचाने वाले गोला बारूद की जानकारी है, जो उसी दौरान तुर्कियों और जर्मनों द्वारा मोरक्को के तट पर पहुंचाया जा रहा था। क्योंकि हम पहले ही समझ गए थे कि वो डबल एजेंट है, इसलिए हमने किसी की भी जान ऐसे मिशन पर भेजकर जोखिम में न डालने का निर्णय किया, जो स्पष्ट रूप से दुश्मन की एक चाल प्रतीत हो रही थी। क्वेश्चन मार्क। और भी ना जाने इस तरह के कितने बेहुदा तर्क हैं, जिनके बारे में बताना भी समय की बर्बादी है। इनका निचोड़ उस टेलीग्राम का सार बना जिसे एक खुले चैनल से भेजा गया और ऐसे कोड में लिखा गया जिसका अर्थ पहले ही समझ लिया गया था, ताकि एक औरत को कलंकित किया जा सके, जो क्रैमर के अनुसार किसी काम की नहीं थी, और जैसा उसने अपनी पूछताछ के दौरान मान भी लिया। हमारे उद्देश्य के लिए वो बुरे से बुरी जासूस साबित हुई। लड़ाऊ ने तो यह दावा भी किया कि H-21 नाम तुम्हारा अपना ही बनाया हुआ है, जबकि असल में तुम्हारा नाम H-44 था, जिसने एंटवर्प, पोलैंड में फ्राउलाइन डॉक्टर सरेग मुलर के प्रसिद्ध जासूसी स्कूल से प्रशिक्षण लिया था। युद्ध में पहला शिकार मानवता बना करती है। जैसे कि मैंने पहले कहा,
जैसे कि मैंने पहले कहा, तुम्हें बंदी बनाने में जहाँ तक एक तरफ फ्रांसीसी फौज की योग्यता दिखाई पड़ती थी, वहीं दूसरी ओर युद्ध में हजारों की संख्या में मरे जा रहे नौजवान की दर्दनाक मौतों से ध्यान हट रहा था। शांति की स्थिति में ऐसी मूर्खता कभी सबूत सबूत नहीं मानी जाती। युद्ध की परिस्थिति में इनके ही आधार पर जज ने अगले ही दिन तुम्हें बंदी बनवा लिया था। हमारे बीच जो सिस्टर पाउलीन हैं, वो कारावास में हो रही हर बात की जानकारी मुझे लगातार देती रहती हैं। एक बार संकोच से सुर्ख होते हुए उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने तुमसे तुम्हारी वो एल्बम देखने के लिए मांगी थी, जिसमें अखबार की कतरनें थीं, जिनमें तुम्हारे बारे में सब कुछ छपा था। एल्बम मैंने मांगी थी तो तुम एक सीधी साधी नन को रुस्वा करने का प्रयत्न करने के लिए उस पर अपनी कोई राय मत बना लेना। मैं कौन होता हूँ राय बनाने वाला, लेकिन तुम्हारे बारे में ठीक वैसे ही एक एल्बम मैंने रखने का निश्चय कर लिया था। हालांकि मैं कभी किसी भी ग्राहक के लिए नहीं करता, क्योंकि पूरा फ्रांस तुम्हारे मामले में रुचि ले रहा है। इसलिए मौत की सज़ा पाए हुए खतरनाक जासूस पर समाचारों और लेखों की कोई कमी नहीं है। ड्रेफस के मामले के विपरीत ना तो तुम्हारी जान बचाने के लिए किसी ने कोई याचिका लगाई और ना ही लोगों ने मोर्चा निकाला। मेरी एल्बम खुली हुई मेरे पास ही रखी है। उसका वो पन्ना खुला हुआ है जिसमें एक समाचार पत्र ने अपने लेख में मुकदमे के अगले दिन जो हुआ उसका विवरण विस्तार से दिया है। मुझे पूरे लेख में बस एक ही गलती नज़र आई, वो तुम्हारी राष्ट्रीयता के बारे में थी।